आप समझ रहे हैं दक्कन का पठार ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार का ये हिस्सा है, ठीक है ना। इस भूभाग की उत्तरी सीमा यमुना और गंगा नदी द्वारा निर्धारित है तथा दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत द्वारा क्या होती है, निर्धारित होती है। मतलब ये जो बघेलखंड और बुंदेलखंड के बारे में बता रहा है कि इसकी उत्तरी सीमा हमारा क्या होगा, गंगा यमुना नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं और बीच में बघेलखंड बुंदेलखंड, और इस साइड में अगर आप चले जाएंगे तो हमारा क्या है, विंध्याचल, ठीक है ना, क्लियर। पूर्व में केन नदी और पश्चिम में बेतवा तथा पाबूस नदियाँ इसकी सीमा क्या कर रही हैं, निर्धारित कर रही हैं। ये पाबूस नदी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर, कि हमारा से सटा हुआ है। इसके अंतर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट ये सब जिले हैं। तो कुछ सीमा आपकी मैक्सिमम सीमा किससे बनाते हैं, एमपी से बनाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। इस पठारी क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई जो है 300 और आसपास के कुछ स्थानों में 450 मीटर है, ठीक है ना। लेकिन यही मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में आप चले जाओगे तो कैमूर और सोनाकर की पहाड़ियाँ, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मिर्जापुर सोनभद्र जिले के कुछ स्थानों पर कैमूर और सोनाकर पहाड़ियाँ, तो पूछा जाए कि अगर कैमूर और सोनाकर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं तो आप क्या कहोगे, मिर्जापुर सोनभद्र में, और कितना 600 मीटर ऊपर में, ठीक है ना। ये प्रीलिम्स के पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है ना, मेंस में भी आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। बुंदेलखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश के दक्षिण उच्च प्रदेश में विंध्य काल से प्राचीनतम नीच चट्टानों द्वारा तथा निम्न प्रदेशों में नदियों द्वारा निक्षेपित हुआ है। अच्छा, बुंदेलखंड के पश्चिम भाग में काली मृदा रेगुर का विस्तार है जो मालवा का पठार का विस्तार है। जैसे आपको बता दूं कि आप अगर गुजरात का क्षेत्र ले लें, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र ले लें और इधर मध्य प्रदेश और हमारा मालवा का पठार जो रीजन है मध्य प्रदेश का, उसका पश्चिमी भाग ले लें, ठीक है ना, मेनली पश्चिमी भाग, ये पूरा जो है बेसाल्ट क्षेत्र, कैसा क्षेत्र है, बेसाल्ट क्षेत्र, और बेसाल्ट चट्टानों से हमारी जो मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है ना, वो क्या है, वो है हमारी रेगुर यानी काली मिट्टी, ठीक है ना। इनमें मेनली बेसिकली 3 फसलें ज़्यादा होती हैं, एक है कपास, इसी वजह से इसको कपासी मृदा कहते हैं, ठीक है ना। मूंगफली होती है, ठीक है ना, मूंगफली होगी, ठीक है ना। तो मतलब ये ऐसे हैं जो काली मिट्टी में होते हैं। आगे आ जाइए, कैमूर श्रृंखला बुंदेलखंड से भी लगी हुई है, ठीक, इनकी रचना विंध्य शैलों से हुई है। मतलब कैमूर जो है विंध्य की सबसे पूर्व साइड में अगर देखा जाए तो वो है, ठीक। अच्छा, ये हमने बताया था कि चलास घास, ठीक है ना, आप खुद भी कह सकते हैं कि भारत में 4 प्रकार के ऐसे ही घास हो गए, दिख गए। एक हमारा बन्नी घास कहाँ था, गुजरात, ठीक। मर्ग घास है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब कहाँ है, कश्मीर में, ठीक है ना। आपका बुग्याल और पयाल घास है, कहाँ है, हमारा उत्तराखंड, बुग्याल और पयाल कहाँ है, उत्तराखंड। हाथी घास कहाँ है, तराई क्षेत्र में, ठीक है ना। और फिर चलास घास है, अगर देखा जाए तो चलास घास कहाँ है, बुंदेलखंड। ऐसे ही 5 टाइप हो गए, ठीक है ना। तो ये घासों की वैरायटी है, जहाँ हम लोग लिखते हैं सारे घास एक जगह विश्व वाले लिखते हैं कि स्टेपीज है और कंपोज है, ठीक है ना, लानोज है, ठीक है ना, और पंपास है, ठीक। तो ये जहाँ लिखते हैं उन्हीं जगहों पे ये घास भी लिख लीजिए। इस एक जगह रहेगा तो एक जगह से हम लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है ना, आसानी रहती है। एक बार फिर से कर लीजिए कि बन्नी घास कहाँ है, गुजरात में। बन्नी घास कहाँ है, गुजरात में। मर्ग घास कहाँ है, मर्ग घास कश्मीर में। मर्ग जैसे सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, ये सब जो घास का ही क्षेत्र है, ठीक है ना। और ये जो है कहाँ, कश्मीर में। फिर बुग्याल और पयाल कहीं कहीं पयार मिलता है, तो बुग्याल और पयाल घासें कहाँ हैं, आपका यूके, उत्तराखंड, ठीक है ना। यूनाइटेड किंगडम ना लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यूके का मतलब क्या, अपना उत्तराखंड, ठीक, क्लियर। फिर उसके बाद हमारा कौन, हाथी घास कहाँ है, तराई क्षेत्र। हाथी घास कहाँ, तराई क्षेत्र। फिर उसके बाद चलास घास है, चलास घासें कहाँ है, बुंदेलखंड। चलास घासें बुंदेलखंड, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब ये घासों का क्षेत्र है। मान लीजिए कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं, मैच सोच करने वाले आ जाते हैं प्रीलिम्स में
तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर। आगे आइए, बघेलखंड में सतहकार टीले बहुतायत मिलते हैं और इस क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन है? सोन, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा कि बघेलखंड जो हमारा है वो किस नदी के किनारे है? कहाँ? सोन, ठीक है ना। क्षेत्र की प्रमुख नदी है बघेलखंड। उत्तर और दक्षिण में क्रमशः सोनपुर और रामगढ़ की पहाड़ियां अवस्थित हैं। अब ये ध्यान में रखिएगा, जैसे अगर पूछा जाए बुंदेलखंड में कौन सी पहाड़ियां थी? बुंदेलखंड में दो पहाड़ियां थी, एक कैमूर और सोनाकर की पहाड़ियां, ठीक है ना। क्योंकि बुंदेलखंड का कुछ रीजन मिर्जापुर सोनभद्र तक आया है, ठीक है ना। क्लियर। इवन प्रयागराज तक आया है, इवन कहाँ तक आया है? प्रयागराज तक भी बुंदेलखंड आया है, थोड़ा सा क्षेत्र है, ठीक है ना। क्लियर। तो ओवरऑल ये ध्यान में रखिएगा कि हमारा सोनाकर पहाड़ियां और कैमूर पहाड़ियां कहाँ? मिर्जापुर सोनभद्र। और क्षेत्र कौन सा? बुंदेलखंड। अगर बघेलखंड की बात कर लें तो बघेलखंड में सोनपुर और रामगढ़ की पहाड़ियां स्थित है, ठीक है ना। पूछा जाए रामगढ़ की पहाड़ियां, चूंकि पहाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। कई सारी पहाड़ियां ऐसी ऐसी आ जाती हैं, कभी सुने अचानक से आ गया अरे ये पहाड़ी कहाँ, ठीक है ना। जैसे इसी बार आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, ज्योग्राफी में जाग्रस और टॉरस पहाड़ियाँ दे दिया था, ठीक है ना। और वो मैच करने को दे दिया था, कैसे कि भैया उसको उत्तर से दक्षिण लगा दिया, ठीक है ना। जिसमें दो पहाड़ियाँ भारत की दे दी थी, हिमालयन की, और उधर आप चले जाओगे तो उधर तिब्बत वाले रीजन में जो ईरान उधर जाग्रस उग्रस वाली पहाड़ियाँ हैं वो सब दे दिया था। समझ रहे हैं। तो चारों मैच करना था, तो आपको मैच करने को आ जाता है इस तरह की क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पहाड़ियों का बड़ा योगदान है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि प्रीलिम्स में हैं। तो कौन? सोनपुर और रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ? बघेल। सोनपुर और रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ? बघेल, ठीक, कंफर्म। चलिए आगे आइए। अगला हमारा दिया हुआ है कि दक्षिण पठारी प्रदेश का ढाल दक्षिण से किधर है? उत्तर। मतलब अगर आप देख लें मालवा का पठार, तो मालवा का पठार जो है उसकी ढाल किधर है? उत्तर साइड, ठीक है ना। क्लियर। ज्योग्राफी में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, ठीक, कि मालवा का पठार का ढाल किधर है? उत्तर। कोई भी नदी है, ठीक है ना, ढाल के अनुरूप बहती है। मतलब ढाल जो है नदी की दिशा को क्या करता है? निर्धारित करता है, ठीक है ना। इसी वजह से जो मालवा के पठार यानी दक्षिण पठार जिसको कह रहे हैं हम लोग, ठीक, ये यहाँ से कुछ प्रमुख नदियाँ निकलती हैं जो सब उत्तरगामी है, ठीक है ना। जैसे आप आ जाइए चंबल, केन, बेतवा, सोन, टोंस, ठीक है ना। मतलब कुछ उत्तर हैं, उत्तर से कुछ उत्तर पूर्व की ओर भी है, ठीक है ना। क्लियर। तो मतलब क्यों? क्योंकि उसका ढाल ही किधर है? ढाल हमारा किधर जा रहा है? उत्तर की तरफ। तो नदियाँ भी उधर ही प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। क्लियर। कम वर्षा के कारण इस पठारी क्षेत्र में वृक्ष वनस्पतियाँ छोटी होती हैं और यहाँ की फसलें ज्वार, तिलहन, चना और गेहूँ। आप जान रहे हैं कि मोटा अनाज, ठीक है ना, मोटे अनाज हमारे अगर पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बहुतायत कहाँ मिल रहा है? आपका बुंदेलखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े भी थे कि शुष्क और कांटेदार वनस्पतियाँ, शुष्क और कांटेदार वनस्पतियाँ कहाँ पाई जा रही हैं? वहीं पाई जाती हैं, ठीक है ना, वहाँ की जलवायु के हिसाब से। अब आ जाइए, हमारा क्या है उत्तर प्रदेश की जलवायु, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की जलवायु इसमें क्या है? उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है, ठीक। इसमें क्या है कि उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु, ट्रॉपिकल, ठीक है ना। क्लियर। ट्रॉपिकल है और मानसून प्रकार की जलवायु यहाँ है। तराई क्षेत्र में, ठीक, तराई क्षेत्र में नमी लिए रहती है और दक्षिण पठारी क्षेत्र ग्रीष्म में नमी बिल्कुल नहीं आता, ठीक है ना। क्लियर। आप देख लीजिए कि अगर वर्षा का क्षेत्र देखिए तो हमारा गोरखपुर जो तराई क्षेत्र से लगभग सटा हुआ है, वहाँ वर्षा सबसे ज़्यादा है। और मथुरा अगर देखेंगे तो मथुरा में सबसे कम माना जाता है, ठीक है ना। हालांकि कुछ विविधताएं भी पाई जाती हैं, ठीक है ना, समय के अनुकूल, लेकिन मुख्यतया क्या है? यही है, ठीक है ना। उसके बाद है दक्षिण पठारी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में नमी बिल्कुल नहीं रहती। वर्षा, भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है। 9 कृषि जलवायु क्षेत्र मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, ठीक है ना, कि 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं।
अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ये भी मैंने बताया था। भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ये पूछे जाते हैं प्रश्न। उत्तर प्रदेश में कितने और भारत में कितने। ध्यान में रखिएगा कि भारत में कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ठीक है ना। और अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो हमारे 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ठीक है ना। 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ठीक, जिनके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया था। एक डायग्राम भी आपको दिया था क्षेत्रों के बारे में, ठीक है ना, क्लियर। उसे आप जा करके आज एक बार देखिएगा, ठीक। आगे आइए, मुख्यतः 2 जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है, एक आर्द्र और उष्ण प्रदेश। आर्द्र का मतलब क्या, ह्यूमिड, ठीक है ना, और उष्ण यानी क्या, हमारा ट्रॉपिकल, ठीक है ना, क्लियर। और दूसरा हमारा साधारण आर्द्र और उष्ण प्रदेश, ठीक। अब इसमें एक्चुअल क्या है कि आर्द्र और उष्ण प्रदेश को हम लोग बेसिकली कहाँ ले रहे हैं, तराई क्षेत्र में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ले रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। जहाँ वर्षा जो है हमारी तराई क्षेत्र में 120 से 180 सेंटीमीटर की वर्षा हो रही है, ठीक है ना। अब जान रहे हैं आप कि कौन सी फसल यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी हो सकती है, चावल या धान। क्यों, क्योंकि उसके लिए 200 सेंटीमीटर की वर्षा आपको चाहिए, ठीक है ना। 200 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए और हमारा 120 से 180 सेंटीमीटर हो ही रहा है, ठीक। जो भी कमियां होगी वो इरिगेशन माध्यम से हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर। कई तरीके हैं, लेकिन फिलहाल में उसकी भी आवश्यकता कभी कभी नहीं पड़ती है। ये तो औसतन आपका दिया है वार्षिक, लेकिन कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाती है, ठीक है ना, क्लियर। और कभी कभी जहाँ सूखा, जहाँ थोड़ा सा कम हुआ, वो इरिगेशन से हमारा बैलेंस हो जाता है, संतुलित हो जाता है, ठीक। अगला है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर हम वर्षा का क्रम देखें तो यहाँ जो हमारा वर्षा का क्रम है वो 100 से 120 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना, क्लियर। साधारण आर्द्र उष्ण प्रदेश के अंतर्गत हमारा मैदानी क्षेत्र आता है, ठीक है ना। मैदानी क्षेत्र आप जान रहे हैं कि मैदानी क्षेत्र कौन है, हमारा मध्य क्षेत्र पूरा मैदानी है, ठीक है ना। जो गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र है पूरा का पूरा वो क्या है, मैदानी क्षेत्र माना जाता है, ठीक। यहाँ क्या है कि 80 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड के पठारी, ये पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड के पठारी और पहाड़ी प्रदेशों में वर्षा की मात्रा क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है, ठीक है ना। हमारा मथुरा जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा माना जाता है, ठीक है ना, क्लियर। मथुरा के बगल में आगरा, उधर फिर औरैया, ऐसे ऐसे कटके जो उधर आ रहा है वो बुंदेलखंड से सट रहे हैं इलाके, ठीक है ना, क्लियर। वो और पहाड़ी प्रदेश जितने हैं, खासकर आपका विंध्य क्षेत्र हो गया उधर, ठीक, ये सब जो है कम मात्रा वाले, कम वर्षा वाले क्षेत्र हो गए। यहाँ आइए कि इसका कारण है कि प्रदेश में पूरब से पश्चिम, जैसे हम लोग पूरब से पश्चिम बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में उत्तर और दक्षिण जाने पर, उत्तर से दक्षिण जाने पर आर्द्रता की मात्रा क्या है, घटती है। इस आधार पे 4 जिले भी दे सकते हैं, ठीक है ना। इस आधार पे क्या दे सकते हैं, 4 जिले दे सकते हैं। जैसे आपको पता है कि पूरब से हम अगर पश्चिम बढ़ रहे हैं, ये रहा उत्तर प्रदेश का मैप। अगर आप पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो आर्द्रता क्या हो रही है, कम पाई जा रही है, ठीक है ना। वर्षा भी क्या हो रही है, कम पाई जा रही है, ठीक है ना, क्लियर। इसी तरीके से उत्तर से आप दक्षिण साइड में आइए, ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण साइड में आइए तो हमारा क्या होगा, आर्द्रता में कमी होगी और वर्षा में भी क्या होगी, कमी होगी। इसी आधार पे जैसे ये दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश का मैप है, आप इसी में निर्धारित कर लीजिए, ठीक। आपको मैंने बता ही दिया है मेन बॉर्डर्स, बीच में जो भी जिले हैं उनको थोड़ा सा एक माइंड में कब किए रहिए, ठीक है ना। मान लीजिए 4 जिले आपको दे दिया और 4 जिले दे दिया और कहा इनको क्रमशः वर्षा के घटते क्रम में लगाइए या आर्द्रता के घटते क्रम में लगाइए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम अगर हम बढ़ रहे हैं या उत्तर से दक्षिण बढ़ रहे हैं तो वर्षा और आर्द्रता की मात्रा क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, कम होता जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन अगर हम लोग इसका विपरीत कर रहे हैं तो बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर दक्षिण से उत्तर आ रहे हैं या पश्चिम से पूरब आ रहे हैं तो वर्षा की मात्रा क्या होगी, बढ़ती जाएगी, आर्द्रता हमारी बढ़ती जाएगी। ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना, क्लियर। ऐसे ऐसे कंसेप्ट वाले सवाल आते हैं। जैसे 4 ही दे दिया, एक आपको दे दिया बलिया, एक आपको दे दिया अमेठी, ठीक है ना,
एक आपको दे दिया हरदोई और एक आपको दे दिया ऐसे बुलंदशहर, ठीक है ना। 4 शहर क्रम याद है आपको कि भाई ये पूर्व से पश्चिम जा रहा है, उसी हिसाब से हमारा क्या होगा, वर्षा का विक्रम बढ़ेगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण से उत्तर, अगर ये वाला क्षेत्र देखा जाए तो ये वाला क्षेत्र दक्षिण से उत्तर, भाई अगर देखा जाए ऐसे है ना, मैप ऐसे है, ठीक, और ये रहा पूर्व और ये रहा उत्तर, मतलब ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र आपका पूरा वर्षा वाला जोन माना जाता है। सबसे ज्यादा वर्षा इन्हीं जोन में होती है, ठीक है ना, क्लियर। तो इतने में से अगर कोई जिला हो तो लगातार नहीं देंगे कि अगल बगल वाले आपको देख के पूछ लें कि गोरखपुर बताइए, कबीर नगर बताइए, महाराजगंज बताइए, हमेशा थोड़ी दूरी पे देते हैं जिससे कि आप अंतर कर सकें, ठीक है ना, क्लियर। ये चीजें हैं, ठीक। फिलहाल में मैप याद होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैप देखते रहेंगे तो कभी कभी ऐसे भी पूछ देते हैं 4 जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाइए, ठीक है ना। एक बार ऐसा प्रश्न दृष्टिगत हुआ है, ठीक है ना, क्या पता भविष्य में भी ऐसा कुछ मिल जाए, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को देखते हुए तैयारी करनी है। आगे आइए, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, दिया है क्या कि साधारण ये अगर हम लोग देखें उत्तर प्रदेश की ऋतुएं अगर देखेंगे तो 3 ऋतुएं हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु, ठीक। शीत ऋतु में देखें अक्टूबर से कब तक चलती है, फरवरी तक चलती है, ठीक है ना, क्लियर। शीत ऋतु में सर्वाधिक क्या है, ठंडा महीना जनवरी रहता है, ठीक। शीत ऋतु उत्तर प्रदेश का तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, उत्तर प्रदेश में दक्षिण पठारी भाग में शीत ऋतु का औसत अधिकतम तापमान, हालांकि ये तापमान एक अंदाजन आपको औसतन याद होना चाहिए, हल्का फुल्का, कि भैया वहाँ टेम्परेचर जो है दक्षिणी पठारी भाग है, इस वजह से मैक्सिमम वहाँ 28, ठीक है ना, 27 इस तरह से रहता है, और यहाँ जो है 13, 15 इस तरह से रहेगा। तो एक ऑन एवरेज, एकदम नॉट एग्जैक्ट, ठीक है ना, एवरेज बैठा है ये। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, मैदानी और पर्वतीय भागों का औसतन न्यूनतम तापमान कितना होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, क्लियर। आगे यहाँ दिया हुआ है, ये सब तो फैक्ट्स हैं, इन सबको एक बार देखिएगा, ठीक। दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है, ठीक है ना, क्लियर। उत्तर पश्चिम चक्रवात, ठीक, क्लियर। शीत ऋतु में आप जान ही रहे हैं कि वर्षा 2 तरह से प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। एक हमारा उधर से, ठीक है ना, जो कहाँ से आ रही है, मेघालय के पठार के साइड से आ रही है, ठीक है ना, और एक जो है हमारा क्या, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा प्राप्त हो रही है वो लगभग 6 राज्यों में विशेषकर होती है, ठीक है ना, क्लियर। 3 हिमालयी राज्यों में यानी पहाड़ी राज्यों में जहाँ बर्फबारी होती है, और 3 मैदानी क्षेत्र आप कह सकते हैं जहाँ हमारा क्या हो रहा है, केवल और केवल वर्षा होती है, ठीक है ना। ये शीत ऋतु में वर्षा होती है, जो किससे होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ से होती है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, आगे दिया हुआ है शीतकालीन चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। यही कहा है कि अगर जो पश्चिमी विक्षोभ है, शीतकालीन जो हमारा चक्रवात आ रहा है, ठीक है ना, वो उत्पत्ति उसकी कहाँ हो रही है, आपका मेडिटेरियन सी से हो रही है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। शायद ये लोग आप लोग पढ़े भी होंगे, जब आप लोग वर्षा और चक्रवात ये सब पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, तो उसमें पढ़े होंगे। आगे आइए, इसमें दिया हुआ है क्या कि शीतकालीन चक्रवातों के द्वारा उत्तर प्रदेश में उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में 7 से 10 सेंटीमीटर तक वर्षा क्या होती है, प्राप्त होती है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं वर्षा है, लेकिन जो भी है चक्रवाती फॉर्म में आती है, ठीक है ना, क्लियर। अब आ जाते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जैसा कि चल ही रहा है उत्तर प्रदेश का, आप चिर परिचित हैं, ठीक है ना। अप्रैल अभी से तपने लगा है, ठीक है ना, क्लियर। 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, ठीक। आगे आइए देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक रहती है। अभी जून लंबा इंतजार है,
ठीक है ना। और आपका मध्य अप्रैल क्या हो रहा है, बीत रहा है, ठीक। प्रदेश में मई और जून के माह में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। कब किया जाता है, मई और जून में, ठीक, किया जाता है। और अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, ठीक। आइए, इसका मतलब है भाई, आप अगर प्रदूषण और पर्यावरण से खिलवाड़ करेंगे, ठीक, वृक्ष को काटते रहेंगे, अपने ड्राइंग रूम का फर्नीचर बनवाएंगे, तो क्या प्रकृति आपको छोड़ेगी? कहीं से भी नहीं। अगर आप एक वृक्ष लगा नहीं सकते हैं तो वृक्ष काटने का भी बहुत ज़्यादा आपको अधिकार नहीं, ठीक है ना। इसी वजह से प्रोत्साहन किसको होना चाहिए, वृक्षारोपण, ठीक है ना। सरकार की प्रतिबद्धता है कि वृक्षारोपण किया जाए, ठीक है ना। क्लियर, चलिए आगे आइए। देखिए फिर दिया हुआ है क्या कि उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड, ये औसत है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। हालांकि अभी भी कितना 41-42 चल रहा है, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन ये औसतन दिया हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा, कितना 36 से 39, ठीक। और न्यूनतम तापमान जो है 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर तापमान कितना चला जाता है, 47 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है ना, क्लियर। ये अधिकतम रिकॉर्डेड एक हिसाब से 47 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, ठीक है ना। ये आपको पता है कि कौन सा क्षेत्र, देखिए आसान ही सवाल आते हैं, अगर प्रीलिम्स में देखेंगे आप लोग तो बिल्कुल आसान आसान होते हैं। ऐसे ही पूछ देगा, 4 राज्य दे देंगे, वो 4 जिले दे देंगे, पूछेंगे सर्वाधिक गर्मी कहाँ है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन अब इन क्वेश्चंस की बारंबारता नहीं रह गई है, इजी क्वेश्चन अब उतने नहीं दे रहे हैं, ठीक। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। इसका कारण क्या है, कर्क रेखा से अधिक निकट अवस्थिति, ठीक है ना। कर्क रेखा आप जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश से गुजर रहा है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश से गुजर रहा है और बुंदेलखंड थोड़ा सा ही करीब है, ठीक है ना, क्लियर। इस वजह से क्या है कि औसत तापमान, ठीक है ना, पूरे प्रदेश में बुंदेलखंड में सर्वाधिक पाया जाता है। ये कारण इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। आइए, उत्तर प्रदेश के झांसी और आगरा जिले में अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है ना, झांसी और आगरा में। और उत्तर प्रदेश आप जान रहे हैं कि मथुरा में वर्षा भी कम है, आगरा बगल में ही है, ठीक। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है, ठीक है ना। सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है, बरेली, ठीक। सबसे कम बरेली में पड़ती है गर्मी। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हवाएं तीव्र गति से चलती हैं और इन शुष्क और गर्म हवाओं को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लू कहाँ की हवा है, भारत की है। किस तरह की हवा है, ये हमारी शुष्क और गर्म हवाओं में आएगी। जब आप स्थानीय पवनें पढ़े होंगे, लोकल विंड्स पढ़े होंगे, तो कई तरह के विंड्स के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है ना। जैसे फॉन के बारे में पढ़े होंगे। फॉन कहाँ की है, कौन बताएगा, फॉन कहाँ की है, फॉन नहीं मालूम, पता करके आइएगा, आज चैप्टर पढ़ करके आइएगा, कल पूछ लेंगे आपसे, ठीक है ना, क्लियर। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ लें। वर्षा ऋतु जो है जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर अक्टूबर तक रहती है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई और अगस्त महीनों में होती है, ठीक है ना। ब्लड रेन कहाँ की है, ब्लड रेन सिराको है, डॉक्टर विंड कहाँ की है, हरमंटन कहाँ की है, सब भूले हुए, जाइएगा आज पढ़ करके आइएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर के कब तक रहती है, अक्टूबर तक रहती है। फिर आइए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त महीनों में होती है,
ठीक है ना। सर्वाधिक बरसात कब होगी? जुलाई और अगस्त महीने, अगस्त माना ही जाता है, ठीक है ना। क्लियर। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून बिहार के मैदानी भाग से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। इसे क्या कहते हैं? पूर्वा, पूर्वा कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर। और जो ठंडी में चलती है वो क्या है? वो पछुआ, ठीक है ना, जो भूमध्य सागर से आ रही है, ठीक है ना। तभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये ऐसे मिलाए रही है, पछुआ, ठीक। और जो हमारा बरसात वाला है वो क्या चल रहा है? पूर्वा, ठीक है ना। क्लियर। हाँ, आगे आइए। वर्षा ऋतु का औसत अधिकतम तापमान जो है 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। क्यों कम थोड़ा सा हो जाता है? ह्यूमिडिटी आ जाती है, ठीक है ना। क्लियर। और औसत न्यूनतम तापमान हमारा कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक। आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है इसमें कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। जाहिर सी बात है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये कब होता है? जून में। 1 जून को केरल टकराता है, ठीक है ना। क्लियर। और फिर होते हुए इधर से आपका बंगाल खाड़ी होते हुए प्रयागराज होते हुए इस साइड हमारे आता है, ठीक है ना, शिवालिक की पहाड़ियों से, ठीक। तो ओवरऑल जो इधर उत्तर प्रदेश में जो प्राप्त हो रहा है वो हमारा किससे प्राप्त हो रहा है? दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। क्लियर। और वो भी किस शाखा से? बंगाल की खाड़ी शाखा से। 2 शाखाएं हैं, एक अरब शाखा और एक हमारा बंगाल की खाड़ी शाखा, ठीक है ना। क्लियर। दूसरा हमारा है उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से नाम मात्र की वर्षा प्राप्त होती है। इस शाखा की अधिकांश वर्षा प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में होती है। पठारी भाग ऊंचा है, वहीं वो हो जाती है। और वहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखते होंगे कि जब अरब शाखा आती है, जैसे ऐसे है, और अरब शाखा जब आती है तो उस जगह क्या है? उस जगह पश्चिमी घाट, ठीक। और उधर अरावली है, अरावली वाले क्षेत्र में तो होती ही रही है। क्यों? क्योंकि अरावली भी उसी दिशा में क्या है? विद्यमान है, ठीक है ना। टकराने का बहुत कम हिस्सा मिलता है, इसी वजह से वो जोन भी क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा वर्षा वहाँ प्राप्त नहीं होती है। पश्चिमी घाट पे क्या है? पश्चिमी घाट के आपका पश्चिमी साइड में ज़्यादा वर्षा होती है। और पूर्व साइड में अगर आप देखोगे तो हमारा रेन शैडो रीजन आ जाता है। जैसे हमारा कौन सा क्षेत्र है? विदर्भ क्षेत्र, जहाँ का आपने सुना होगा गोविंदा वहीं का सांसद था, ठीक है ना। क्लियर। तो कहने का मतलब क्या? विदर्भ क्षेत्र आप देखोगे वहाँ से किसानों की आत्महत्या के ज़्यादा वो मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वर्षा क्षेत्र ही नहीं है, ठीक है ना। और वर्षा का जो कहा जाता है कृषि का जुआ, वो वहाँ ज़्यादा उदाहरण देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। वर्षा ही नहीं प्राप्त हो रही है, ठीक। इसी वजह से महाराष्ट्र में एक टेक्निक खोजी गई है जो आप लोगों ने सुना होगा, कृत्रिम बादल। और कृत्रिम बादल बनाने में किस केमिकल का हम लोग उपयोग करते हैं? किसका करते हैं? एक दिन बताया था, किसका करते हैं? सिल्वर आयोडाइड, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर। चलिए आगे आते हैं। आगे दिया हुआ है, ठीक। उत्तर प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का सामान्यतः लगभग 60% जुलाई एवं अगस्त महीनों में प्राप्त होता है, ठीक। भारतीय मौसम विभाग पुणे द्वारा जारी उत्तर प्रदेश के 30 वर्षीय वर्षा आंकड़े 89 से 18 तक के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वार्षिक वर्षा 89% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होता है, ठीक है ना। और वो भी सबसे ज्यादा कहाँ? बंगाल की खाड़ी शाखा से। अरब शाखा से कुछ भी नहीं प्राप्त है, हल्का सा नाम मात्र का, वो भी कहाँ? दक्षिण पठारी भाग यानी मालवा पठार वाला जो रीजन है, ठीक है ना, बुंदेलखंड का क्षेत्र, वही हमको हल्का फुल्का प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर। अच्छा, बुंदेलखंड में जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, उधर जाकर के शिवालिक की पहाड़ियों से टकरा जा रहे हैं, इधर आने ही नहीं पा रहे हैं, ठीक। इधर आप चले जाओ तो इधर ऊंचाई की वजह से बहुत ज़्यादा नहीं, तो वो क्षेत्र पूरा इसका पूरा क्या है? सूखा प्रवरण क्षेत्र हो जाता है, ठीक है ना। सूखा प्रवरण क्षेत्र हो जाता है, इसी वजह से ज़्यादा, ठीक है ना, ज़्यादा अगर देखा जाए कि वाटर मैनेजमेंट जो प्लांट चलाए जाते हैं वो मैक्सिमम कहाँ? बुंदेलखंड, ठीक है ना। क्लियर। जो भी आप देखिए,
ठीक, कि हम लोग जल प्रबंधन कर रहे हैं, जल संचयन कर रहे हैं, ये सब गतिविधियां कहाँ देखने को मिलती? वहीं देखने को मिलती। कारण है सबका, ठीक, वर्षा ही नहीं है, ठीक, सूखा प्रवण से। आगे आइए, उपयुक्त अवधि का की माध्य यानी मीन वर्षा के आंकड़ों के आधार पर सभी जिलों में गोरखपुर दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। भाई अपना जिला तो आगे है इस मामले में, ठीक है ना, वर्षा प्राप्त करता है, ठीक, रोडें बिल्कुल एकदम डबाडब भर जाती है, इतना वर्षा प्राप्त करता है, ठीक, कि ट्रैफिक जाम हो जाता है। आगे है हम आए नहीं अब, ठीक, वो तो चल रही है आजकल, ठीक, बहुत कुछ चल रहा है, राम करता है। इस दौरान सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में प्राप्त हो गई, ठीक है ना, क्लियर। जबकि सबसे कम वर्षा माध्य वर्षा रायबरेली में दर्ज हुई। इधर डेटा थोड़ा सा बदला है, मथुरा के स्थान पे कहाँ आया है? रायबरेली, ठीक है ना। अगर आने वाले समय में रायबरेली आ रहा है तो आप रायबरेली को क्या करेंगे? ठीक, वो करेंगे। लेकिन यहाँ किसके अनुसार है? ये अनुसार है भारतीय मौसम विभाग पुणे के हिसाब से। क्वेश्चन जैसा दे उसी हिसाब से आजकल उत्तर भी है। अगर पूछे भारतीय मौसम विभाग पुणे के द्वारा, ठीक है ना, वर्ष के आंकड़े दिए हैं, ठीक, तो अधिकतम वर्षा हमें कहाँ प्राप्त हुई है? वो गोरखपुर में। और सबसे कम वार्षिक माध्य वर्षा कहाँ प्राप्त हुई है? अब दूसरा डेटा देखते हैं। दूसरा डेटा है सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2022 में प्रस्तुत जिलावार। अगर ये डेटा देता है तो लिख के देगा, ठीक है ना, इस वजह से आपको लिखना है, ठीक। और कल को एग्जाम्स में भी अगर आप डाल रहे हो, ठीक है ना, वर्षा, उत्तर प्रदेश में वर्षा के बारे में, तो ये दो डेटा तो जरूर डालोगे, ठीक। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2022 में प्रस्तुत जिलावार वर्षा का आंकड़ा, तो इसमें भी अगर देखा जाए तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ है? सोनभद्र में, ठीक है ना, सोनभद्र में सर्वाधिक वर्षा है। और न्यूनतम वर्षा वाला जिला कहाँ है? अलीगढ़, ठीक है ना, क्लियर। वन प्रदेश पूरा सोनभद्र में पाया जाता है, ये आपको पता है। वर्षा का एक आदर्श दशाएं बन रही है, ठीक है ना, क्लियर। उत्तर प्रदेश की नदियों का अधिकतम प्रवाह मानसून के दौरान ही रहता है। प्रदेश में पूर्वांचल क्षेत्र में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित जिला है। आप देख लीजिए कि इस पूर्वांचल क्षेत्र जैसे कुशीनगर हो गया, ठीक है ना, कुशीनगर हो गया, सिद्धार्थ नगर हो गया, गोरखपुर हो गया, महाराजगंज हो गया, ये सब जिले अक्सर किससे? बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, ठीक है ना, क्लियर। बाढ़ में भी प्रभावित है, ठीक, क्लियर। उसके बाद आते हैं वर्ष 1978 में, ठीक, सबसे भीषण बाढ़ आई थी, जिसमें प्रदेश का 72.5 लाख हेक्टेयर, ठीक, और इतना आबादी प्रभावित हुआ। राज्य के इतने हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र का लगभग इतना भूभाग बाढ़ प्रवण है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। आगे आ जाइए, उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ, ठीक है ना, मिट्टियों के बारे में देख लीजिए। फैक्ट है कुछ, ठीक, जैसे बेसिकली हमारा चूंकि गंगा और यमुना का मैदान है, नदियों से बना मैदान है, तो मिट्टी जो सबसे ज़्यादा होगी वो कौन सी होगी? जो जल द्वारा निर्मित होगी, नदियों द्वारा निर्मित होगी। और जो जल द्वारा निर्मित मिट्टी है वो मेनली क्या है? जल ओढ़। कौन? जल को ओढ़, ठीक है ना, जलोढ़, ठीक है ना, क्लियर। तो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, लेकिन उनकी क्वालिटीज़ के हिसाब से, उनके गुण विशेषताओं के हिसाब से उनके अलग अलग नाम, ठीक है ना, क्लियर। जैसे कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि पर्वतीय क्षेत्रों से जो मिट्टियाँ आ रही हैं उनको राढ़ कहते हैं। जो पथरीली मिट्टियाँ हैं, ठीक है ना, जैसे पत्थर जो हमारे पर्वतों से लैंडस्लाइडिंग, मान लीजिए दैट फॉर्म्स, मतलब बार बार जब हमारा ये स्लाइडिंग हुई और जो टूटते टूटते अंत में मतलब जो सॉइल फॉर्मेशन होगा, उस फॉर्मेशन के थ्रू हमारी जो मिट्टियाँ बन रही हैं, दैट पर्टिकुलर इज क्या? राढ़, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन आप वही मिट्टी जो देख रहे हो कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में आ रही है, वो मिट्टियाँ क्या कहला रही हैं? वो मिट्टियाँ काप कहला रही हैं। क्या कहला रही हैं? काप कहला रही हैं, काप मिट्टी,
ठीक है ना। और काप मिट्टियाँ क्या है, वो जलोढ़, ठीक है ना, क्या है, जलोढ़। हमारे दक्षिण क्षेत्र में आप आ जाइए, दक्षिण क्षेत्र में अगर बुंदेलखंड वाला रीजन देखेंगे जो कि मालवा के पठार से सटा हुआ है, यानी मालवा के पठार का पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है ना, पश्चिमी क्षेत्र अगर आप देखोगे तो वो बेसाल्ट क्षेत्र माना जाता है, बेसाल्ट चट्टानों का क्षेत्र माना जाता है। हमने अभी बताया था कुछ दिन पहले कि बेसाल्ट चट्टानों का क्षेत्र हमारे पूरे भारत में, हमारा मालवा का पठार का पश्चिमी भाग के आपका गुजरात और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। कपास का जोन कहलाता है, क्या कहलाता है, कपास का जोन कहलाता है, मतलब कपासी मृदा जिसको हम लोग रेगुर कहते हैं और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काली मृदा कहते हैं। इनमें गुण भी आप लोग पता होगा कि ये क्या होती हैं कि मतलब इसमें स्वतः ही क्या हो जाता है, कटी फटी सी रहती है, सूखने पे कट फट जाती है, ठीक है ना, क्लियर। इनको जोतने की आवश्यकता नहीं पड़ती काली मृदा को, ठीक है ना। जैसे गीले होने पे तो चिकनी हो जाएंगी, लेकिन आप ये देखोगे कि अगर सूखी हुई, ठीक है ना, सूखी हुई तो वो कट फट जाती है, और इस कट फटने के गुण की वजह से उसे ये कहा जाता है, ठीक है ना, कि इनको जोतने की आवश्यकता नहीं पड़ती इन मृदाओं, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, आगे कैसे कैसे इनका विभाजन हुआ है इनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हमारा है, मृदा या मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह से मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत, ठीक है ना, क्लियर, जो चट्टानों के विखंडन और वियोजन वनस्पतियों के अवसादों के योग से क्या है, बनी है। भाई जाहिर सी बात है कि वनस्पतियों का भी योगदान है। जो हमारा आप मृदा संस्तर देखे होंगे, लेयर्स देखे होंगे, सॉइल लेयर्स, तो उसमें ये देखे होंगे जो ऊपर का लेयर है जिसको हम लोग ओ लेयर कहते हैं, ओ फॉर ऑर्गेनिक, ओ फॉर ऑर्गेनिक, जिसको कार्बनिक लेयर कहते हैं, ऑर्गेनिक लेयर कहते हैं। वो ऑर्गेनिक लेयर मोस्टली आपका कहाँ पाया जाता है, एक बार प्रश्न पूछा कि उसकी अधिकता कहाँ होगी, उसकी अधिकता कहाँ होगी, जंगलों में, वनों में। क्यों, पत्तियाँ गिर रही हैं, पत्तियाँ जब गिर रही हैं तो पत्तियों में भी क्या है, कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है ना। कार्बन ऊपर का सतह पूरा ऑर्गेनिक हो जा रहा है, वही सड़ गल करके क्या हो रही हैं, वो मृदा का निर्माण कर रही हैं। तो वो लेयर जो होगा ऊपर वाला लेयर, वो टोटल क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। कोई जंतु मरे या वो भी क्या है, ऑर्गेनिक हो जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो सारा ये दैट फॉर्म्स क्या, ओ लेयर। तो यहाँ वनस्पतियों का भी हो, किसी भी क्षेत्र में मृदाएं पैतृक पदार्थ चट्टान, ठीक है ना, चट्टान वाला लेयर कौन सा है, सबसे नीचे लेयर, आर लेयर। आर लेयर जो होता है वो सबसे नीचा लेयर होता है। अगर पूछा जाए, अगर हमारे लेयरिंग वाले में मृदा का संस्तर अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ऊपर कौन सा लेयर, ओ, सबसे नीचे कौन सा लेयर, आर। चट्टानों से ही मिट्टियाँ बन रही, ठीक है ना, उनका जैसे जैसे क्षरण हो रहा है, ठीक है ना, उसी तरीके से वो सॉइल फॉर्मेशन होते जा रहे हैं। तो सबसे नीचे हमारे क्या है, मृदा के भी नीचे क्या है, चट्टानें, ठीक है ना, क्लियर। तो पैतृक पदार्थ चट्टान होगा, पैतृक पदार्थ का मतलब सबसे नीचा लेयर। एक जलवायु दशाएं, वर्षा और तापमान, भाई वर्षा के कारण ही क्षरण हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर। ढाल की तीव्रता और समय, वनस्पति और समय दीर्घकालिक अल्पकालिक पर निर्भर करती हैं। उत्तर प्रदेश में मिट्टियों को प्रोफेसर वाडिया, कृष्णन और मुखर्जी, इन तीनों जब भी कभी अगर पूछे तो मेंस जैसे एग्जामों में वैज्ञानिकों के नाम जरूर डाल दिया कीजिए, इससे थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है कि बच्चे ने थोड़ा सा अगर हम कह रहे हैं 2 लाइन याद एक्स्ट्रा कर लेनी पड़ेगी, लेकिन आपका उत्तर क्या होगा, वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना, कि बच्चे ने पढ़ा है, ठीक है ना, कि इनके अनुसार। ऐसे तो दाता सब लोग लिख सकते हैं, ज्योग्राफी अभी आप लोग को दे दी जाए अच्छा खासा लिख लेंगे, लेकिन यहाँ यही चीज़ें गेन करती हैं, यही चीज़ें आपको थोड़ा सा अलग करती हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो वाडिया, कृष्णन, मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर 2 भागों में क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश की मृदा को बांटा गया है। पहला क्या है, गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियाँ, ठीक है ना, क्लियर।
गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उप नूतन मिट्टियाँ और दक्षिणी पठार का प्राचीन रवेदार अवैध शैली या बुंदेलखंडीय मिट्टियाँ। ठीक है ना, दो मिट्टियाँ। एक हमारा किस में आ रहा है कि गंगा के मैदान का क्षेत्र की मिट्टियाँ जो टोटल की टोटल क्या है, जलोढ़ है। टोटल की टोटल क्या है, जलोढ़, मैक्सिमम जलोढ़, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जलोढ़। ठीक, आगे आइए देख लेते हैं क्या है। यहाँ क्या है कि गंगा के विशाल मैदान की मृदाएं, इसमें दो वर्ग हैं। एक है हमारा पुरानी जलोढ़ और एक नई जलोढ़। पुरानी आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग शॉर्ट ट्रिक भी याद किए होंगे, बापू नक करके, बांगर पुरानी। ठीक है, पुरानी को हम लोग क्या कह रहे हैं, बांगर कह रहे हैं, और नई को क्या कह रहे हैं, खादर कह रहे हैं, नक कह सकते हैं। ठीक है ना, तो जो भी आप याद कर लें वॉटेवर, ठीक है ना, मतलब आपको याद होना चाहिए। कई लोग इसी में कंफ्यूज करने लगते हैं, नई वाली को बागर कह रहे थे कि पुरानी वाली को बागर कह रहे थे। ठीक है ना, क्लियर? हाँ, वो होता है कभी कभी, लेकिन चीज़ें हो जाती है। जैसे साइंस में एक वाक्य है कि दो नर्व्स होती हैं, एक होती है स्पाइनल और एक होती है क्रेनियल। ठीक है ना, पूछा जाता है मानव शरीर में कितनी क्रेनियल नर्व्स हैं और कितनी स्पाइनल नर्व्स हैं, और आदमी उसी में कंफ्यूज रहता है, यार स्पाइनल में थी कितनी, और ये वाला इसमें लिख के आता है, ये वाला इसमें करके आता है। बताइए कौन बताएगा, कोई पढ़ा है स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स कि कितनी स्पाइनल नर्व्स और कितनी क्रेनियल नर्व्स? एक मेरु तंत्रिका और एक कपाल तंत्रिका। मेरु किसे कहते हैं, मेरु स्पाइनल नर्व, और एक क्रेनियल नर्व। ठीक है ना, क्रेनियल ब्रेन से रिलेट करेगी। ठीक है ना, क्रेनियम वहाँ है ना, उससे है। अब याद करने का सबसे अच्छा तरीका वही लिख लीजिए जब ऐसे शॉर्ट ट्रिक वाली चीज़ें होती हैं। सी यानी क्रेनियल, और एस यानी स्पाइनल। पहले कौन आया, सी आया। ठीक, तो लिखिए 12 जोड़ी। ठीक है ना, स्पाइनल पे लिखिए 31 जोड़ी, जो बाद में है वो ज़्यादा है। बैठा लीजिए, भूलता नहीं है। ये चीज़ें, थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है ना, क्लियर, कि कुछ बैठा लेना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में भटकने लगता है आदमी जल्दी में, आसान चीज़ें ही ज़्यादा भूलती हैं। ठीक है ना, क्लियर? आगे दिया है प्राचीन जलोढ़। अब यहाँ देखिए हमने क्या कहा था, काप मिट्टी। जलोढ़ को हम लोग काप भी कह रहे हैं। तो काप बेसिकली कौन मिट्टियाँ हैं, जो हमारी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आ रही है। ठीक है ना, क्लियर? इसको क्या कह रहे हैं, बांगर। नवीन जलोढ़ मिट्टियाँ वाले क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर? बांगर मिट्टी परिपक्व मिट्टी है, बांगर। ठीक, बांगर क्यों परिपक्व है, पुरानी है। ठीक, में फास्फोरस, चूना और ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। ठीक है ना, ह्यूमस क्या है, ह्यूमस ऑर्गेनिक लेयर में पाया जाता है, ऑर्गेनिक थिंग है। और ह्यूमस के बारे में प्रश्न आया है क्या, कि ह्यूमस एक्चुअल क्या है, दैट पर्टिकुलर इज कोलाइडल। ये क्या है, कोलाइडल। लिख लीजिए, ह्यूमस क्या है, कोलाइडल। ऑर्गेनिक पदार्थ कोलाइडल फॉर्म है, ऑर्गेनिक पदार्थ कोलाइडल फॉर्म है। ठीक है ना, ह्यूमस इज, ठीक है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन सॉयल इन कोलाइडल फॉर्म। ठीक है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन सॉयल इन किस फॉर्म में, कोलाइडल फॉर्म में, कोलाइडल फॉर्म में पाया जा रहा है। ठीक है ना, क्लियर? चलिए आगे आइए। तो फास्फोरस, चूना और ह्यूमस। ठीक है ना, क्लियर? हम लोग शॉर्ट ट्रिक याद करते थे, तो याद कर लेते थे जलोढ़ में पीएचसी पाया जाता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक, पी यानी फास्फोरस, एच यानी ह्यूमस, सी यानी चूना, याद कर लीजिए। ठीक, ऐसे ही बैठा के भाई भूले ना। ठीक, क्लियर? आगे आइए। जबकि नाइट्रोजन, पोटास आदि क्या है, पदार्थों की कमी पाई जाती है। आगे आइए। बागर मिट्टी, ठीक, को दोमट, मटियार भी कह रहे हैं, बलुई दोमट, बूंद
या पुरातन जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। भाई पुरातन जलोढ़ तो है ही है, ठीक है ना, पुरातन यानी पुरानी जलोढ़, ठीक। बूंद किसे कहा जाता है, ये याद रखिएगा। स्थानीय नाम, कभी कभी प्रीलिम्स में आपको सीधे सीधे वो पूछ देते हैं, क्या आपको नाम दे देते हैं, स्थानीय नाम दे देते हैं और पूछे जाते हैं क्या कि किस मिट्टी से संबंधित है, ठीक है ना। जैसे पूछा गया एक बार पाट मैदान, पाट कहाँ है, कौन बताएगा, ज्योग्राफी आप लोगों ने पढ़ा है, पाट कहाँ है, पाट क्षेत्र कहाँ है? पाट है पंजाब रीजन में। पाट मिट्टी, चलिए हम बता दे रहे हैं, लैटराइट क्षेत्र है, लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र है, और ये छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र है, पाट भूमियाँ, और ये आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। पाट भूमियाँ कहाँ है, लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र है, और कहाँ, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, ठीक है ना, क्लियर। तो कहने का मतलब देखिए, स्थानीय नाम दिया, क्या दिया, स्थानीय नाम, स्थानीय। अब रेगुर आया हुआ है, रेगुर आप देखिएगा, रेगुर आया है समीक्षा अधिकारी 2014 में, आप पेपर उठा करके देखिएगा, ठीक है ना। तो रेगुर जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कपासी मृदा, ठीक है ना, लावा मृदा, और क्या कह रहे हैं, काली मृदा, ये सब नाम उसके, ठीक। बेसाल्ट चट्टानों से बन रहा है, बेसाल्ट चट्टानें कैसे बने, लावा से, इस वजह से लावा मृदा, ठीक है ना। बेसाल्टिक मृदा भी कहते हैं, ठीक, काली मृदा भी कहते हैं, रेगुर कहते हैं, और क्योंकि फसल कपास हो रही है तो कपासी मृदा भी कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। सब एक दूसरे से जुड़े हुए। फिर उसके बाद किया है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को ऊपर हार मिट्टी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, ऊपर हार, ठीक है ना, क्लियर। ऊपर हार मिट्टी किसका नाम है, पुरानी जलोढ़ भी आ सकता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि बागर किसका नाम है, पुरानी जलोढ़ का, ठीक है ना। तो ऊपर हार मिट्टी लिख लीजिए, ये सब पॉइंट्स हैं, प्रीलिम्स के लिए हैं इंपॉर्टेंट। ऊपर हार मिट्टी, ठीक है ना, ऊपर हार मिट्टी, ऊपर हार मिट्टी क्या हो गया, ठीक, काली मिट्टी, इसको किसको, पुरानी जलोढ़ को कह रहे हैं। फिर आइए खादर मिट्टी, यानी नई में आ गए हम लोग, नई जलोढ़ में खादर, ठीक। नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में पाई जाती है, ठीक। खादर हल्के रंग वाली, छिद्र युक्त तथा महीन कड़ों वाली होती है। खादर मिट्टी बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरा शक्ति वाली होती है, ठीक है ना, क्लियर। खादर क्या होगी, अधिक उर्वरा शक्ति वाली होगी। अब यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या, खादर और बांगर, ठीक है ना, क्लियर। भारत में सर्वाधिक उर्वरा शक्ति वाली मिट्टी कौन, जलोढ़। अब जलोढ़ में भी दो, एक खादर और एक बांगर, आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, खादर, बांगर, काली और कुछ भी दे दिया, व्हाटएवर। तो आप सबसे आगे किसको लगाओगे, खादर, किसको लगाओगे, खादर या नई जलोढ़, फिर उसके बाद बांगर, ठीक है ना, फिर उसके बाद बांगर, हैं तो दोनों ही जलोढ़, लेकिन यहाँ क्या कर दिया है, कैटेगराइज करके पूछ सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि खादर मिट्टी बांगर की अपेक्षा क्या है, ज़्यादा उर्वरा शक्ति वाली है, ठीक, क्लियर। आगे आइए, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, खादर मिट्टी में सामान्यतः, ठीक, चूना, पोटास और मैग्नीशियम की अधिकता, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस पदार्थों की क्या पाई जा रही है, कमी पाई जा रही है। आगे आइए, आगे दिया हुआ है क्या कि खादर मिट्टी को नूतन जलोढ़, बलुआ, सिल्ट बलुआ, मटियार, दोमट आदि नामों से जाना जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर। लाल एवं काली मिश्रित मिट्टी राज्य झांसी डिवीजन में पाई जाती है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है भाई, लाल मिट्टी हमारी तमिलनाडु साइड में पाई जाती है, ठीक। देखिए मिट्टी है, मिट्टी का को अगर हम कैरेक्टरिस्टिक कर लें तो जैसे काली मृदा है या कोई मृदा है जिसमें सारे संस्तर पाए जा रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। अगर उसको 2 क्षेत्रों में हम लोग बांटते हैं, एक क्षेत्र कौन सा, एक क्षेत्र ऐसा जहाँ कम वर्षा हो रही है, ठीक है ना, दूसरे क्षेत्र कौन, जहाँ ज़्यादा वर्षा हो रही है। पहला क्षेत्र जो है जहाँ कम वर्षा हो रही है वो क्या करेगा, ऊपर लेयर हटता जाएगा वर्षा, ठीक। तो ऊपर का जो क्या आयरन वाला लेयर है वो क्या हुआ, बचा, इसी वजह से मृदा क्या हो गई, लाल, ठीक है ना।
आइए जहां अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? आप मेघालय में चले जाओ, मेघालय क्षेत्र में चले जाओ, सबसे ज्यादा वर्षा है, ठीक, क्लियर। वहां आप जाओगे तो वहां कौन सी मृदा पाई जा रही? लैटेराइट। वहां भी ऊपर लेयर क्या जा रहा है? वर्षा के वजह से हट रहा है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कह रहे हैं? लीचिंग कह रहे हैं, निक्षालन कह रहे हैं, ठीक है ना। तो जहां वर्षा कम है वहां लाल मृदा, जहां वर्षा ज्यादा है वहां लैटेराइट मृदा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। लोयस कहाँ बनेंगे? लोयस जहां वायु ज्यादा है, लोयस पठार, अगर आप लोग पढ़ते होंगे पठार तो वायु याद आया, ठीक, तो लोयस, क्लियर, ठीक। तो ओवरऑल हमारा ये लाल और काली मिश्रित मृदा, काली कहाँ है? मालवा के पठार में ही पाया जा रहा है, लाल भी उसी साइड में पाया जा रहा है, लेकिन लाल वो क्षेत्र है जहां सूखा ज्यादा है, और मालवा का पठार का पश्चिमी भाग उतना सूखा नहीं है, लेकिन बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, इस वजह से वहां क्या है? काली मृदा है, ठीक है ना। तो दोनों मृदाओं का मिश्रण है, ठीक है ना। और डिवीजन कौन सा है? झांसी है, ठीक, मिर्जापुर, सोनभद्र के साथ साथ प्रयागराज जिले के दक्षिणा और मेजा तहसील में पाई जाती है, ठीक है ना, क्लियर। इन जिलों के ऊपरी पठारी भाग में मिट्टी क्या है? लाल, ठीक। एवं दो प्रकार के मिट्टियां हैं, परवा और क्या? राकड़। अब यहाँ देख लीजिएगा, नाम याद रखिएगा। अभी हम लोग पढ़े थे उपरहार, उपरहार हम लोग किसको कहे? पुरानी बादल। उपरहार किसको कहे? पुरानी बादल। काप मृदा, काप किसको कहे? जो बाढ़ वाली जलोढ़ है, बाढ़ वाली जलोढ़ मृदा है। तराई वाली कौन सी है? राढ़ है। तराई मृदा कहाँ से बन रही है? कैसे बन रही है? सॉरी, तराई वाली आपकी कौन है? काप है। और जो बांगर वाली है वो आपकी कौन है? राढ़ है, ठीक है ना, जो मिट्टी पहाड़ों से आ रही है, जो उसके से सॉइल फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। फिर आप लाल मिट्टी के ही अलग नाम जानो, कौन कौन? पड़वा और कौन? राकड़। परवा और राकड़, ये याद रखिएगा। ये सब ऐसे स्थानीय नाम हैं जो मान लीजिए आपको भविष्य में किसी भी एग्जामिनेशन में फंसा सकते हैं, ठीक है ना। आजकल जैसे क्वेश्चंस का स्वरूप बदल रहा है, उस हिसाब से कम नाम आपको याद रहेगा तो आप डिवाइड तो कर सकते हो अपने उसमें आंसर में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, लाल मिट्टी है जो ऊपरी पठारी भाग में पाई जा रही है, कौन कौन है? परवा और राकड़, परवा और राकड़, ठीक। परवा क्या है? हल्की रेतीली होगी, ठीक है ना। और राकड़ क्या होगी? ये अल्कलाइन होगी, मतलब बेसिक होगी, क्षारीय होगी, ठीक है ना, क्लियर। राकड़ जो है क्षारीय होगी और परवा क्या होगी? रेतीली होगी, बस इतना जाए, ठीक। अब आ जाते हैं भाबर। भाबर क्षेत्र हम लोग कल पढ़े थे, ठीक है ना। भाबर क्या है? ये पर्वत पदीय क्षेत्र है। जाहिर सी बात है कि हमने बताया था कि जो मिट्टी मतलब पत्थरों से निर्मित हो रही है, वहाँ क्या पाए जा रहे हैं? वहाँ आपके जलोढ़ शंख और पंख और जलोढ़ शंख ये पाए जा रहे थे। कहाँ? बांगर क्षेत्र, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ मिट्टी मोटी बालुओं और कंकड़ और पत्थरों से निर्मित होती है, ठीक है ना। कंकड़ विशेषता होती है, ये ध्यान में रखिएगा कि कंकड़ उन्हीं मृदाओं में होगा जो जलोढ़ से संबंधित होगी, ठीक है ना। कंकड़ का मतलब होता है कैल्केरियस कॉन्क्रीटिशन। क्या कहा जाता है? कैल्केरियस कॉन्क्रीटिशन, ठीक है ना। ये जो कंकड़ है ये इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश से बना हुआ है, कैल्केरियस कॉन्क्रीटिशन, तो कंकड़, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये जो है मेनली क्या है? उन जगहों पे है जहां हमारा क्या है? थोड़ा सा जलोढ़ का टच है। आप वहां भी थोड़े से कंकड़ पाओगे किस जगहों पे? जहां हमारा समुद्र का किनारा है। आप देखो खासकर उन क्षेत्रों में जहां डेल्टा है, जलोढ़ वहां भी पाई जाती है जहां कहाँ है? डेल्टा है। डेल्टाई क्षेत्रों में भी आप देखोगे जलोढ़ है कि नहीं है? पढ़े होगे आप लोग, ठीक।
जैसे डेल्टाई क्षेत्र में क्या होता है, जलोढ़ कैसे बन रही है, जलोढ़ का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जलोढ़ का फॉर्मेशन हो रहा है नदियों द्वारा लाए गए जल से या बाढ़ द्वारा लाए गए जल से। भाई उसमें क्या है, जल को ओढ़ लेना, यही तो हो रहा है। जब वो ले करके चलती हैं अपने साथ, तो कंकड़ बालू पत्थर अपने साथ ले करके चलती हैं। जब डेल्टा के पास वो जाएंगी, ठीक है ना, डेल्टा आप उधर पूर्वी क्षेत्र देख लें, सब क्या है, डेल्टा बन रहा है। कौन सा, गोदावरी का, कृष्णा का, ये जितने डेल्टाई क्षेत्र हैं ये जलोढ़ मिट्टी के जोन माने जाते हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना, क्लियर। ये कंसेप्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं कभी कभी पूछती हैं, आप मैप में देखिएगा, अगर मिट्टी वाला होगा तो उसमें दिखाएगा आपको कि कहाँ कहाँ हमारी जलोढ़ पाई जा रही है। इधर तो हमारी पाई जा रही है, जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, ठीक है ना, ये मैदानी क्षेत्र, लेकिन वहाँ भी हमारी कुछ चीज़ें जलोढ़ की पाई जा रही हैं, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, आगे दिया हुआ है भाबर के समानांतर निचले भाग में तराई क्षेत्र विस्तारित है। हमने बताया था, ठीक है ना, तराई का मतलब क्या, कि मतलब उसका नाम ही जो है तैर कर आई, तराई होगी, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ नदियाँ क्या हुए, जो विलुप्त थी वो विलुप्त से क्या प्रकट होने लगी। नदियाँ अगर देखोगे आप, जैसे पहाड़ से जो नदियाँ आ रही हैं वो कहाँ आ रही हैं, भाबर क्षेत्र में आ रही हैं। पत्थर का जोन है, नदियाँ क्या हो जा रही हैं, नीचे चली जा रही हैं। जैसे ग्लास है, ग्लास में अगर आप पत्थर डाल दो और उसमें पानी डाल दो तो पानी कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इधर तराई क्षेत्र में आओगे तो नदियों का क्या प्रकटीकरण होने लगता है, प्रकट होने लगती है नदियाँ। तो ये वो क्षेत्र है, ठीक है ना, क्लियर। ऐसा प्रतीत होता है कि नदियाँ क्या है, तैर कर आई, तराई हो गई, ठीक है ना, ये वाला क्षेत्र है, कंसेप्ट याद रखिएगा। आगे आते हैं, यहाँ की मृदा उपजाऊ, नम, दलदली और समतल है। इस मृदा में गन्ना और धान की अच्छा पैदावार होती है, अच्छी पैदावार है। जाहिर सी बात है कि गन्ना होगा, धान होगा, 200 सेंटीमीटर वर्षा है, ठीक है ना, क्लियर। नदियों वाला जोन है पूरा, ठीक। उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब और गंगा राम गंगा दोआब क्षेत्र में जलोढ़ और काप मिट्टी का विस्तार है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जलोढ़ और दोमट मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में क्या है, पाई जाती है। हमने ये भी बताया भाई गंगा यमुना का ही मैदान है, तो जलोढ़ का विस्तार है। उत्तर प्रदेश में दोमट और बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में सिक्टा, करियाल और धनका भी कहा जाता है, ये नाम भी याद रखिएगा, ठीक है ना, सिक्टा, ठीक, लिख लीजिए, सिक्टा, करियाल और धनका, ठीक है ना, सिक्टा, करियाल और धनका, ये स्थानीय नाम है, ठीक है ना, इसका दोमट का, ठीक। इस क्षेत्र में बागर मिट्टी के ऊंचे मैदानों, उन्हीं भागों में पाई जाती है जहां बाढ़ के समय नदियों का जल नहीं पहुंच पाता है। गंगा यमुना की सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में प्लास्टोसीन युग में निर्मित बलुई मिट्टी के 10 से 12 फीट ऊंचे टीलों को क्या कहा जाता है, गूढ़ कहा जाता है, ठीक है ना, क्लियर। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, मतलब बाढ़ वाले क्षेत्रों में जो हमारी बलुई मिट्टी के ऊंचे टीले पाए जा रहे हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, गूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, गूढ़ कहते हैं। गूढ़ जो है वो दो मिट्टियों का मिश्रण है, एक दोमट और मिश्रित बलुई, ठीक है ना, क्लियर। इन दोनों में वो है, हालांकि दोनों ही हमारी कौन है, जलोढ़ में ही आएंगे, ठीक है ना, लेकिन वहां कैटेगराइज कर दिया गया। आगे आते हैं, अब बुंदेल, ये तो आपका रहा क्या, गंगा यमुना का जो मिट्टी वाला जोन था। अब हमारा है बुंदेलखंडी का। बुंदेलखंडीय मृदा दक्षिण पठार में है। अब इस क्षेत्र में कौन है, भोटा, माड या मार, ठीक, कावड़ और पड़वा, राकड़ इत्यादि मिट्टी, ठीक है ना, क्लियर। हमने बताया था पड़वा और राकड़ ये क्या थी, लाल मिट्टी, याद आ रहा है, ठीक, ये दोनों कौन थी, लाल मिट्टी थी, ठीक। तो लाल मिट्टी का तो जोन है ही, लाल प्लस काली, कौन, बुंदेलखंड, झांसी, वो वाला क्षेत्र, ठीक, क्लियर। तो कावड़, पड़वा, राकड़, ये सारी मृदाएं थोड़ा लोकल नेम है, बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं,
ठीक है ना, पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। चलिए आगे आते हैं। अच्छा, यहाँ ये देखिए करेल नाम याद रखिएगा। काली मृदा का एक और नाम है क्या? करेल। अब देखिए आपके पास 6 नाम हैं, ठीक। पहला क्या? काली मृदा, दूसरा रेगुल, तीसरा करेल, चौथा कपासी, पांचवा लावा मिट्टी, छठवां बेसाल्टी मृदा भी कहा जा सकता है। एक हिसाब से कहा जा सकता है कि नहीं? ठीक, क्योंकि बेसाल्ट चट्टानों से बन रही है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर जिलों में काली मृदा का विस्तार होने के कारण चना, गेहूं, अरहर, तिलहन प्रमुख उपजे हैं। ठीक है ना। अच्छा, वर्षा कम होने की वजह से कौन सी फसल उग सकती है बुंदेलखंड में? अगर ऐसे प्रश्न आता है तो आप क्या कह सकते हैं? मोटे अनाज। ठीक है ना, मोटे अनाज। ठीक, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है भोटा मिट्टी विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। भोटा क्या है? विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। माड या मार काली मिट्टी या रेगुल मिट्टी के समान क्या होती है? चिकनी होती है। ठीक है ना। मार मिट्टी में सिलिकेट, लोहा और एल्यूमिनियम पदार्थ पाया जाता है। माट मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना अधिक होता है। तो यहाँ अंतर है माड और मांड में। ठीक है ना। मांड जो है कहाँ पाया जा रहा है? पूर्वी क्षेत्र में पाया जा रहा है। और माड जो है वो हमारा कहाँ पाया जा रहा है? वो उधर काली मिट्टी वाले क्षेत्र में पाया जा रहा है। पड़वा मिट्टी आप जान ही रहे हैं, वो बुंदेलखंड क्षेत्र ही है। ठीक, राकड़ भी वही क्षेत्र है। लाल मिट्टी आप जान रहे हैं, मिर्जापुर और सोनभद्र और झांसी। ठीक है ना, इन तीनों में पाया जाएगा। ठीक है ना। बालू में होती ही है लाल मिट्टी। क्यों? क्योंकि वर्षा कम वाले क्षेत्रों में ही लाल मिट्टी पाई जाती है। जहाँ कम वर्षा होगी वहाँ कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। ठीक है ना। जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ कौन सी मिट्टी? लैटराइट। सबके पीछे रीजन है, कंसेप्ट है। मान लीजिए मैच करने को आ जाए, एक दे दे बेसाल्ट मृदा, तो आप क्या लिखोगे? काली मृदा। बाढ़ एक और दिया तो कौन सी मृदा लिखोगे? जलोढ़। ठीक है ना। अगर दिया है कम वर्षा तो लाल, अधिक वर्षा तो लैटराइट। ठीक है ना। क्लियर? बस ये जानना है। ठीक है ना। कंसेप्ट पता होने चाहिए कि कहाँ किस कारण। डेल्टाई क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र तो जलोढ़। हमने क्या बताया कि नदियों द्वारा लाया जा रहा है, तो जो नदियों द्वारा लाया जाएगा वो कौन सी मृदा? जलोढ़। ठीक है ना। क्लियर? ये सब कंसेप्ट्स हैं। इस तरह के ही प्रश्न होते हैं, बनते हैं जनरल प्रश्न। ठीक है ना, इन पे ध्यान रखिए। आगे आते हैं। लाल मिट्टी का निर्माण बालू में हो गया। ये बेतवा और धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में क्या होता है? पाया जाता है। ये दोनों नदियां कहाँ की है? मालवा पठार। ठीक है ना। क्लियर? आगे है लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, जीवांश, जीवांश यानी ह्यूमस। ठीक है ना। ह्यूमस हमने बताया ऑर्गेनिक मैटर जो कोलाइडल फॉर्म में होते हैं। ठीक। फास्फोरस, चूना, खनिजों की कमी पाई जाती है। ठीक है ना। जाहिर सी बात है, वन क्षेत्र तो है नहीं, सूखा क्षेत्र है, वर्षा भी नहीं हो रही है, तो ह्यूमस की क्या होगी? कमी ही होगी। सोचिए उस चीज़ों को, है कि नहीं है भाई? जिन क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा होगी उन क्षेत्रों में वन ज़्यादा हो और उन्हीं क्षेत्रों में ह्यूमस भी ज़्यादा हो। आप देखो उन चीज़ों में। ठीक, तो कंसेप्ट होगा। लाल मिट्टी के गेहूं, चना, दलहन आदि फसलों में उगाई जाती है लाल मिट्टी। ठीक। ऊसर, गेहूं मतलब चना और दलहन लाल मिट्टी के लिए जाना जाता है। आगे आइए ऊसर और रेह मिट्टी, ये कहाँ पाई जा रही है? अलीगढ़, मैनपुर, कानपुर। ठीक है ना इस समय। और ये कैसी मृदा है? सॉल्ट, ऊसर। ठीक है ना। क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा। ठीक है ना। यहाँ लवड़ी है, क्षारी नहीं, लवड़ी है। ठीक है ना, अलग अलग। ठीक है ना। क्लियर? आगे आइए। रे युक्त क्षारीय ऊसर भूमि का उत्तर प्रदेश में अधिक विस्तार है। बंजर या भाट नामक मृदा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और गोंडा जिलों में पाई जाती है। ठीक है ना। क्लियर? बंजर मिट्टी चिकनी और बलुई मिट्टी दोनों प्रकार की होती है। इसमें चूना अपेक्षाकृत कम होता है।
जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? दूर के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? दूर कहते हैं। ये लीजिए, आगे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित कुशीनगर जिले की मिट्टी को क्या कहते हैं? भाट कहते हैं। इस मिट्टी में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती है। भाट हम लोग उधर भी पढ़े थे, ठीक। टर्शियरी मिट्टी उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, टर्शियरी मिट्टी का क्षेत्र, ठीक है ना, क्लियर। यह मिट्टी चाय के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। शिवालिक पहाड़ियों के क्षेत्र में क्या होगा? चाय होगा, ठीक है ना। और ऐसे भी वो हो सकता है कि चाय टर्शियरी मिट्टी, ठीक है ना, क्लियर। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग की मिट्टी में फास्फेट खनिज की कमी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़, मऊ जनपदों में पोटास की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है, ठीक है ना, क्लियर। ये दिया है। अब आइए मृदा अपरदन। मृदा अपरदन जो है आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा भी होगा कि किसका कारण हो रहा है? वायु के कारण हो रहा है, जल के कारण हो रहा है, ठीक है ना। फिर उसमें पढ़ा होगा गली अपरदन के बारे में पढ़ा होगा। हम लोग को बेसिकली उत्तर प्रदेश के संदर्भ में गली अपरदन के बारे में जानना है। गली अपरदन, ठीक है ना, जल का एक अपरदन है, जल द्वारा, नदियों द्वारा जो अपरदन है। मेनली जो है ये चंबल क्षेत्र में, किस क्षेत्र में है? चंबल क्षेत्र में गली इरोजन है। और चंबल क्षेत्र की बात अगर हम लोग कर लें तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो विशेष स्थान है वो कौन है? इटावा क्षेत्र, ठीक है ना, जो गली अपरदन से क्या है? प्रभावित माना जाता है, ठीक। नदी पूछा जाए तो चंबल, ठीक। क्षेत्र पूछा जाए तो कौन सा क्षेत्र? इटावा क्षेत्र, जो ज्यादा अपरदित है, गली अपरदित है, ठीक है ना, क्लियर। ये चीजें हैं, ठीक। यही सब इसमें दिया हुआ है, देख लीजिए। वही दिया है आपका क्या कि हमारा चंबल जो है वो अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश का इटावा जिला विशेष रूप से प्रभावित है, ठीक है ना, क्लियर। और इसके बीहड़ जो पाए जाएंगे आगरा, इटावा और जालौन वाले क्षेत्रों में पाए जाएंगे। मेनली आपको क्या याद रखना है? इटावा जिला। और इटावा याद रहेगा तो आसपास के जिले भी तो याद रहेंगे। केवल एक देखिए, ऐसा नहीं होता है कि एक ही जिला वो होता है, ठीक है ना, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत आगे याद होने चाहिए। बस मैप दृष्टिगत हो आपके दिमाग में कि किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, आगे पीछे, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है थोड़ा सा, उसके लिए भी दिया हुआ है वायु अपरदन के लिए। और वायु अपरदन हमारा पश्चिमी क्षेत्रों में हो रहा है। और जलीय अपरदन अगर देखा जाए तो पूर्वी और दक्षिण क्षेत्र में हो रहा है। ये फैक्ट भी याद रखिएगा, ठीक है ना। किसमें? जलीय अपरदन कहाँ? पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र। और वायु अपरदन कहाँ? पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, नेक्स्ट हमारा यहाँ दिया हुआ है पश्चिमी क्षेत्र में अवनालिका अपरदन, ठीक। दक्षिणी क्षेत्र में रिल अपरदन, ठीक है ना। और पूर्वी उत्तरी क्षेत्र में शीट इरोजन यानी परत अपरदन विशेष रूप से प्रभावी है। परत अपरदन सबसे खतरनाक माना जाता है। शीट अपरदन अगर इरोजन में पूछा जाए सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है तो हमारा कौन होता है? शीट इरोजन। ऊपर होता क्यों है? क्यों खतरनाक माना जाता है? क्योंकि ऊपर की लेयर क्या हो जाती है? चली जाती है, जो कि उर्वरा क्षमता से भरपूर होती है, ठीक है ना। और किसानों के लिए क्या होती है? कष्टकारी होती है, ठीक है ना। जब उर्वर ही नहीं रह जाएगा भूमि तो मतलब क्या बना, ठीक है ना। तो वही वाली चीजें हैं। शीट इरोजन जो है सबसे खतरनाक होता है। तो मतलब ये तीन को याद कर लीजिएगा। कभी कभी इसी तरीके से मैचिंग करने को दे देते हैं। कैसे मैचिंग करने को दे देते हैं जान लीजिए। पश्चिमी क्षेत्र गली इरोजन, गली यानी अवनालिका, ठीक है ना। दक्षिणी क्षेत्र रिल और पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र शीट परत अपरदन, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद वायु अपरदन से सर्वाधिक क्षेत्र कौन है? मथुरा और आगरा। आप देख रहे हैं पूरा मथुरा और आगरा, उधर लाल मिट्टी वाला पूरा का पूरा वायु है वहाँ, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब सारा का सारा, ठीक। आगे आइए, जलीय अपरदन में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित कौन सा जिला होगा? हिमालय तराई। लेकिन यहाँ देख लीजिए, फंसाने के लिए अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज करेंगे। क्या कंफ्यूज करेंगे? जैसे पूछा गया जलीय अपरदन का सबसे प्रभावित क्षेत्र तो है तराई, और जलीय अपरदन में ही हमारा क्या आ रहा है? गली अपरदन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गली आ रहा है। लेकिन अगर केवल गली पूछा जा रहा है तो हमारा कौन सा क्षेत्र? चंबल क्षेत्र। चंबल यानी इटावा क्षेत्र हुआ, ठीक है। जलीय वो भी,
लेकिन यहाँ केवल जलीय अगर पूछा जा रहा है तो हमारा कौन सा क्षेत्र? तराई। आप देख रहे थे कि वहाँ दिया हुआ था कि तराई में इतना सारा क्षेत्र है। अब वहाँ कृषि शोध और कई भूमि मैनेजमेंट किया गया है जिससे कि वो कृषि लायक जमीन बनी है, पूरा इरोडेड क्षेत्र था। मानते हैं? ठीक, क्लियर? तो वही ओवरऑल है। आगे आ जाइए। बस इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जानना नहीं है, यही जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियाँ हैं। ठीक, लिखना बस आना चाहिए, ठीक है ना? क्लियर? कि पर्वतीय मृदा कौन है, जलोढ़ मृदा कौन है, मिश्रित लाल काली मृदा, कैल्शियम युक्त मृदाएं, लाल बलुई मृदाएं, ठीक, तराई मृदाएं, फिर लाल और पीली मृदाएं और मध्यम काली मृदाएं, लवण प्रभावित मृदाएं। मेरे लिए आप जान रहे हैं लाल में क्या नाम मैंने दिया था? राकड़ और पड़वा, ठीक है ना? राकड़ और परवा, याद आया? ठीक। फिर हम लोग काप मृदा किसको कह रहे थे? काप, जलोढ़, बाढ़ वाली, याद आई? ठीक है ना? क्लियर? फिर और कौन सी मृदा थी? राड, वो हो गया, ठीक है ना? यही सब मृदाएं हैं। इन मृदाओं को एक बार देख लीजिएगा, ठीक? तो मिट्टी भी आपका खत्म, यहाँ देख लीजिए एक बार दिया हुआ है खादर, ठीक? खादर जो है सबसे क्या होती है, मतलब इन सब में सबसे ज्यादा उर्वर जो होगा वो कौन होगा? खादर होगा, ठीक है ना? क्लियर? नई जलोढ़ को कह रहे हैं, बागर पुरानी जलोढ़ को कह रहे हैं। इसको हम लोग क्या कह रहे थे? ऊपर हार, क्या कह रहे थे? ऊपर हार, ठीक है ना? खादर को मटियार, ठीक है ना? क्लियर? आगे आइए। ऊसर वाले को क्या कह रहे थे? रेह, बंजर और कल्लर। ये पूछा गया प्रश्न है, ये ध्यान में रखिएगा। रेह, कल्लर और बंजर, रेह, कल्लर और बंजर, रेह, कल्लर और बंजर किसको कहते हैं? ऊसर को कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है ना? ये लवड़ी और क्षारीय में आएगा, ठीक है ना? क्लियर? आगे आइए। बलुई मिट्टी जो ऊंचे ऊंचे टीले पाए जा रहे हैं वो कौन है? भूड़, उनको भूड़ कहते हैं। फिर आइए काली मृदा को क्या कहते हैं? रेगुर, करेल, कपास, काली, कपासी, बेसाल्ट, लावा, सब, ठीक? क्लियर? इसी तरह बुंदेलखंड की मृदा में आइए, लाल भी पाया जा रहा है। लाल को हम लोग कह रहे हैं परवा और क्या कह रहे हैं? राकर कह रहे हैं, ठीक है ना? बस इतना याद रखिएगा, ठीक है ना? इतने में आप लिख डालोगे, ठीक है ना? इतना नाम एग्जामिनर देख करके ही खुश हो जाएगा कि लड़का पढ़ा है, ठीक? क्लियर? चलिए आगे आइए। और फिर इरोजन के बारे में बताना है कि नहीं? अभी क्वेश्चंस देखिएगा कितने अच्छे अच्छे आते हैं, ठीक? उसके बाद उत्तर प्रदेश की नदियाँ, आ जाइए नदियों के बारे में देख लेते हैं। आप लोग विस्तार में तो नदियाँ पढ़े होंगे गंगाओं का, ठीक है ना? आज हल्का सा आप लोग को बस रिवाइज करवाएंगे और बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है ना? आप सब ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। हम लोग मेंस के क्वेश्चंस चूंकि देखना है, ठीक है ना? खत्म करना आवश्यक है। आगे देखिए, दिया हुआ है उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक? हो गया सर? अच्छा, ठीक। तो फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं।